हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्यपालिका। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ये हर बार एग्जाम में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में 4 अंतर बताइए। तो ये 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो पहला अंतर है नियुक्ति के आधार पर। राजनीतिक कार्यपालिका की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति योग्यता और अनुभव के आधार पर होती है। पहला अंतर आपको समझ में आया। दूसरा है कार्यकाल। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल आमतौर पर सरकार के कार्यकाल तक सीमित होता है, मतलब 5 वर्ष के लिए, जबकि स्थायी कार्यपालिका का कार्यकाल अधिक लंबा होता है। उन्हें सेवानिवृत्ति तक काम करने का अवसर मिलता है। सेवानिवृत्ति का मतलब 60 वर्ष तक वो काम कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा सब हेडिंग क्या है आपका? जिम्मेदारी। राजनीतिक कार्यपालिका की जिम्मेदारी सरकार की नीतियों को लागू करने और राजनीतिक निर्णय लेने तक सीमित होती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की जिम्मेदारी प्रशासनिक और तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता प्रदान करने तक होती है। समझ में आया आपको इनकी जिम्मेदारी क्या है? प्रश्न नंबर हेडिंग नंबर 4 की बात करें तो इसका स्वतंत्रता आता है। राजनीतिक कार्यपालिका को सरकार के दबाव में काम करना पड़ता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका अधिक स्वतंत्र होती है। उन्हें अपने काम में अधिक लचीलापन मिलता है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहे। तो आइए आ जाते हैं हम अपने फिर टॉपिक पर और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो उसे विशिष्ट बनाती हैं। ठीक है। तो पहला हेडिंग क्या है? संसद के प्रति उत्तरदायित्व। ये आपका सब हेडिंग हो जाएगा, उसके बाद आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। संसद के प्रति उत्तरदायित्व। संसदीय कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है। जिसका अर्थ है कि उन्हें संसद के समक्ष अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाब दे होना पड़ता है। ठीक है। आप क्या होंगे? संसद के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायित्व होंगे। संसदीय कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है, जिनका अर्थ है कि उन्हें संसद के समक्ष अपने निर्णय और कार्यों के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। इसका सब हेडिंग है मंत्री परिषद प्रणाली। संसदीय कार्यपालिका में मंत्री परिषद प्रणाली होती है, जिसमें मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और उन्हें संसद में अपने विभागों के लिए जवाबदेह होना पड़ता है। ठीक है। प्रश्न हेडिंग नंबर 3 की बात करें हम, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक मतलब सभी लोगों का, उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। ठीक है। संसदीय कार्यपालिका में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जिसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से अपने निर्णय और कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं। जवाबदेह मतलब जिम्मेदारी है, उनके प्रति सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, काम करेंगे। अब सब हेडिंग हम 4 की बात करें तो संसदीय नियंत्रण, मतलब जो संसद बनाई गई है उस पर नियंत्रण भी रखना बहुत जरूरी है। तो उस पर नियंत्रण कौन रखता है? कार्यपालिका रखती है। संसदीय कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण होता है। ठीक है। जिसका अर्थ है कि संसद कार्यपालिका के कार्य और निर्णयों पर निगरानी रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संशोधित या रद्द कर सकती है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपना प्यार बरसाइए और लाइक कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो लिखना है आपको सबसे पहले राज्य का प्रधान होता है। ठीक है। राष्ट्रपति राज्य का प्रतीक होता है और राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है। वह राज्य के समक्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है और राज्य के हितों की रक्षा करता है। समझ में आया आपको? दूसरा सब हेडिंग है आपका सरकार का प्रधान। राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है, जिसका अर्थ है कि वह सरकार के कार्यकारी प्रमुख होता है।
वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को लागू करने के लिए उत्तरदायित्व होता है और सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को नियुक्त करता है। ये थे इनके दोनों राज्य और सरकार के प्रधान होने का कारण, और इनमें हमने बता दिया, स्पष्ट कर दिया दोनों का अंतर। ये दोनों का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान भी होता है और सरकार का प्रधान भी होता है। इसके पास इसलिए दोहरी मतलब दो भूमिकाएं होती हैं, इसलिए वो निभाता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति को ऐसे कौन से विशेषाधिकार हैं जो राष्ट्रपति की शक्ति को प्रभावी बनाते हैं? तो कौन कौन शक्तियां हैं? कार्यकारी शक्तियां, ये आपका सब हेडिंग हो जाएगा, उसके बाद आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति, सैन्य बलों का कमांडर इन चीफ होना और विदेशी राजनीतिकों को स्वीकृति देना। दूसरा सब हेडिंग आपका रहेगा विधायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि संसद में बिल पेश करना, संसद के सत्र को संबोधित करना और विधेयकों पर अध्याक्षर करना, अध्याक्षर मतलब साइन करना, सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर। ठीक है, अब हम सब हेडिंग 3 की बात करते हैं, जिसका नाम है न्यायिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और दोषियों को क्षमा करने की शक्ति, ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। अब हम शक्ति नंबर 4 की बात करते हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं। जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि युद्ध या आंतरिक अशांति के समय देश में आपातकाल लगाना और सेना को बुलाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस प्रकार इनके उत्तर लिखेंगे, सब हेडिंग बनाकर उनको एक्सप्लेन कर, तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, आपके एक भी नंबर नहीं काटने वाला। तो यही तरीका होता है कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो पहले आपको सब हेडिंग बनानी है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो अपना लास्ट प्रश्न है। प्राथमिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसके सब हेडिंग बना लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया। राष्ट्रपति के साथ संवाद, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ नियमित संवाद में रहता है, जिससे वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, सब हेडिंग नंबर 2, संसद में प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जहां वह विधेयकों पर चर्चा करता है, सवालों का जवाब देता है और संसदीय बहस में भाग लेता है। अब हम सब हेडिंग नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो है मंत्री परिषद का नेतृत्व। मंत्री परिषद का नेतृत्व, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है, जिसमें वह मंत्रियों के साथ मिलकर सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को तैयार करने और उसको लागू करता है। अब सब हेडिंग नंबर 4 की बात कर लेते हैं, वो है आपका संसद और सरकार के बीच समन्वय। प्रधानमंत्री संसद और सरकार के बीच समन्वय की भूमिका निभाता है, जिससे वह सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को संसद में पारित किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी आई लगी होगी, पसंद आई होगी, तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर आऊंगा इसी तरह की वीडियो लेकर। थैंक यू।